चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक की 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है और भारत के बहुसंख्यक लोग गाँव में ही रहते हैं, लगभग 69% 2011 के हिसाब से। और उनका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसायों से चलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और उसके बाद भूमि संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार भी है। लेकिन भूमि न तो केवल उत्पादन का साधन है और न ही केवल संपत्ति का एक प्रकार और न ही केवल कृषि है जो कि उनके जीविका का एक प्रकार है और यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों और उनके प्रकार में कृषि की पृष्ठभूमि भी होती है। और आप पिछले पाठों को याद कीजिए, जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नव वर्ष के त्योहारों जैसे तमिलनाडु में पोंगल है और उसके बाद असम में बिहू है, पंजाब में बैसाखी है, कर्नाटक में उगाड़ी है। ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं ये त्योहार और नए कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं। कुछ अन्य कृषि संबंधित त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध भी है। हमारे देश में कृषि की प्राकृतिक और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न तरह का मिलेगा और ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति में बिंबित होती है। और यह आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की संस्कृति और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषक जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। और उसके बाद अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन भी है। लेकिन ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं है और बहुत से ऐसे क्रियाकलाप भी है गाँव में जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद भी करते हैं और उसके बाद वे ग्रामीण भारत में लोगों की जीविका के स्रोत भी है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे कारीगर या दस्तकार जैसे कुम्हार, उसके बाद खाती जोला है, उसके बाद लुहार एवं सुनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड भी है। औपनिवेशिक काल से ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और पहले वाले अध्याय में पढ़ा ही है कि कैसे मशीन से बने सामानों के आगमन ने उनकी हाथ से बनी बहुत चीज वस्तुओं का स्थान ले लिया है। और बहुत से अन्य विशेषज्ञ का दस्तकार जैसे कहानी सुनने वाले, ज्योतिषी, पुजारी, भिस्ती या तेली इत्यादि भी ग्रामीण जीवन में लोगों का सहारा देते हैं। उसके बाद ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ तक कि व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती हैं। अब जहाँ की कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले जैसे कि धोबी, कुम्हार एवं सुनार इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय या आज टूट रही है जो परंपरागत व्यवसाय है। लेकिन ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंतर संबंध से कई व्यवसाय गाँव में आ रहे हैं और बहुत से लोग गाँव में रहते हैं, नौकरी करते हैं या उनकी जीविका ग्रामीण कृषि क्रियाकलापों पर आधारित है। उदाहरण के लिए बहुत से गांव में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाकखाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कारीगर या सेना की नौकरी करते हैं। उनकी जीविका कृषि क्रियाकलापों से चलती है। उसके बाद देखते हैं कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग के बारे में देखते हैं। तो ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एक एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है और संपत्ति का एक प्रकार भी है। लेकिन किसी विशिष्ट गांव या किसी क्षेत्र में रहने वाले के बीच उसका उचित विभाजन नहीं है और न ही सभी के पास भूमि होती है। वास्तव में भूमि का विभाजन घरों के बीच बहुत असमान रूप से होता है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है। अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है और कुछ दूसरे भागों में 40 से 50% गाँवों के पास 40 से 50% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जीविका या तो कृषि मजदूरों से या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। और इसका सहज अर्थ यह हुआ कि कुछ थोड़े से परिवार
बहुत अच्छी अवस्था में है और बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे रहते हैं। उत्तराधिकारी के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती। कानून महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति के बराबर की हिस्सेदारी दिलाने में सहायता होता है और वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं और परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है, जिसका कि मुखिया एक पुरुष होता है। उसके बाद भूमि स्वामित्व के विभाजन अथवा संरचना संबंध के लिए अक्सर कृषि संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से भूमि पर आपके अभिगमन से होता है और मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन की नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेती है। हालांकि यह फसलों के मूल्य पर निर्भर करता है, जो कि बहुत अधिक घटता बढ़ता भी रहता है और साथ ही अन्य कारणों जैसे कि मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन कृषि मजदूरों को अक्सर निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं और उनकी आमदनी निम्नतम होती है। उनका रोजगार असुरक्षित होता है। अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं और वर्ष में बहुत से दिन उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसे बेरोजगारी कहते हैं और सामान्य रूप से काश्तकार या पट्टेधारी यानी कृषि जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लेते हैं, उनकी आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को यथेष्ट किराया चुकाते हैं। साधारणतः फसल से होने वाली आमदनी का 50 से 75%। अतः कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से ही पहचाना जाता है। और परंतु हमें यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि यदि जाति व्यवस्था के द्वारा संचालित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं। ये संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते। हम प्रायः सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता है और उनका स्तर नीचे की ओर है। और बहुत क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए इन कई जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं है, अतः वे कृषक संरचना से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि वे ग्रामीण समाज के अंग है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग शूद्र या क्षत्रिय वर्ग के होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं और वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने ऐसे शब्दों को प्रबल जाति का नाम दिया है और प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होती है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत, कर्नाटक के ओकालिगाश और उसके बाद लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कंपास और रेडी और पंजाब के जाट सिख प्रबल भूस्वामी समूहों के उदाहरण है। उसके बाद सामान्यतः प्रबल भूस्वामियों के समूह में मध्य और ऊंची जाति समूहों के लोग आते हैं। अधिकांश सीमांत किसान और भूमिहीन लोग निम्न जातीय समूहों में होते हैं। उसके बाद दफ्तरी वर्गीकरण के अनुसार ये लोग अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के होते हैं। भारत के कई भागों में पिछले अछूत अथवा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। वे अधिकांशतः प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। इसमें एक मजदूर सेना बनी और जिससे भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज्यादा लाभ कमाया। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था। हालात विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन और साधन उच्च एवं मध्य जातियों के पास है, अतः शक्ति एवं विशेषाधिकार भी है। इसका महत्वपूर्ण निर्धारण ग्रामीण समाज पर होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था मलिकाना जाति के पास से सभी महत्वपूर्ण साधन है और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण भी है ताकि वे उनके लिए काम करें। और उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बेगार और मुफ्त मजदूरी जैसे पद्धति प्रचलन में है।
गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य वर्ग वर्ष में कुछ निम्न निश्चित दिनों तक ही मजदूरी करते हैं। बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनका यहाँ बधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। और हालांकि कानूनन इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही है। उसके बाद देखे भूमि सुधार के परिणाम में औपनिवेशिक काल। तो भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषि संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात बृहद रूप से परिवर्तित होती रही है, जबकि वहीं प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषक जाति थे और वे प्रत्यक्ष रूप से जमीन के मालिक नहीं थे। इतने और इनके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार यानी भूस्वामी, जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षत्रिय या अन्य ऊंची जातियों के भी होते थे। भूमि पर नियंत्रण था उनका और किसान अथवा कृषक को जो कि उस भूमि पर कार्य करता था वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारी द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमींदारों को संपत्ति का अधिकार भी दे दिया। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर अपने से ज्यादा नियंत्रण मिला। और हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था और जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा उपज और पैसा ले सकते हैं ले लेते थे। और जमींदारी व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा और जमींदारों ने किसानों को अपने दबाव से पीस डाला। और साथ ही बार बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मार डाला। और औपनिवेशिक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमींदारी व्यवस्था द्वारा चलाया जाता था और अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भूप्रबंधन रेयतवारी व्यवस्था के द्वारा होता था। यानी तेलुगु में रेयत का अर्थ कृषक था। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक यानी वे खुद बहुधा जमींदार होते थे, न कि कृषक। कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सीधा किसानों या भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी, न कि किसी लॉर्ड के द्वारा। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ और वे संपन्न हुए। औपनिवेशिक भारत में जमीन के टैक्स देने की यह पृष्ठभूमि, यानी अपनी इतिहास की पुस्तकें इसके बारे में पढ़ा होगा, तो यह पृष्ठभूमि वर्तमान इस भारत की कृषक संरचना का अध्ययन करते हुए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्तमान संरचना में परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत में देखें, भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजन विकास के कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि सुधारों के साथ ही साथ औद्योगिकरण भी इसमें शामिल था और नीति निर्माण ने उस समय भारत की निराशाजनक कृषि स्थिति पर अपने जवाबी मुद्दे बताए, जो इस समय शामिल किए गए मुख्य मुद्दे थे, जैसे कि पैदावार का कम होना, उसके बाद आयातीय अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। और कृषि की उन्नति के लिए कृषक अनुसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएं और विशेष रूप से भूस्वामित्व एवं भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में भी सुधार किए जाएं। सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया और इससे का इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। और विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, और इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कि कृषक और राज्य के बीच में थी। और भूमि सुधार के लिए पास किए गए कानूनों में यह संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली कानून था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। निश्चित रूप से यह बिना संघर्ष के नहीं हो सकता।
लेकिन इनमें अंतर्गतवा वास्तविक भूस्वामित्व एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूत कर दिया। भू सुधार के कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम है, और उन्होंने या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से ही हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदारी को कुछ सुरक्षा मिल सके। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हुआ, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल में कृषक संरचना में अमूलचूल परिवर्तन आए, और जिससे पट्टेदारी को भूमि के अधिकार दिए गए। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में मुख्य भूमि की हदबंदी अधिनियम थे, और इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवर्तन के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई, और प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उसके बाद उपज और अन्य किसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी, जबकि अनुपजाऊ जैसे बिना पानी वाले जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी, और यह संभवतः राज्यों का कार्य था कि वह निश्चित करे कि अतिरिक्त भूमि यानी हदबंदी सीमा से ज्यादा के भूमि को वह अतिगृहित कर ले, और इस भूमि इन परिवर्तनों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित करते, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में यह अधिनियम दंतविहीन साबित हुए, और इनमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियां थी जिससे परिवारों और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों को देने से बचा लिया था। और हालांकि कुछ बड़ी जागीरों या जायदादों इनको तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदार या अन्य लोगों के बिना विभाजित कर दिया। इसमें उनके नौकर के नाम भी तथा कथित बेनामी बदल दी गई, और जिससे उन्हें जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में वे उनके नाम ही किया गया, और कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तव में तलाक दे दिए, परंतु उसी के साथ रहते थे। और उसके बाद सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था से बचने के लिए, जो कि एक अविवाहित महिला को एक अलग हिस्सा देने की अनुमति देता है, लेकिन पत्नियों को नहीं, इन्हें बेनामी हस्तांतरित भी कहा गया। उसके बाद कृषक संरचना पूरे देश में बहुत ही भिन्न स्तर पर मिलती है, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति भी असमान रूप से हुई है। मोटे तौर पर कहें तो यह कहा जा सकता है कि हालांकि इसमें औपनिवेशिक काल से अब तक वास्तव में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी बहुत असमानता बची हुई है। इस संरचना में कृषि संबंधी उपज पर ध्यान खींचा, और भूमि सुधार न केवल भूमि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखें। हमने देखा कि अधिकतर क्षेत्रों में भू सुधार का ग्रामीण समाज तथा कृषक संरचना पर एक सीमित प्रभाव ही है। इसके विपरीत 1960 के 70 के दशकों की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहां यह प्रभावशाली रही, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वहां, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, जिसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा की गई थी, तथा यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। और हरित क्रांति कार्यक्रम में केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई का समुचित प्रबंधन था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वाद विवाद की उसके बाढ़ लिया था। उसके बाद नई तकनीकी द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबित बनने में सक्षम हुआ। हरित क्रांति सरकारों तथा उससे
उस समय योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरण के विपरीत प्रभावों को और हरित क्रांति के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया। हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीकी का लाभ उठा सके। इसका कारण यह था कि इसमें किए जाने वाला निवेश महंगा था, जिसका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने की बड़े किसान थे। और जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाहित कृषक कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। और काश्तकार अथवा किसान वे हैं जो परिवारों की आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार वे बाजार से जुड़े होते हैं। और हरित क्रांति और उसके बाद होने वाली कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीकी लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी और क्योंकि इनसे अधिक उत्पादन होता था और अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीकी तथा जानकारी थी तथा जो नए बीजों और खादों से पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा कमा सके। हालांकि कई मामलों में इससे पट्टेदारी कृषक बेदखल भी हुए और ऐसा इसलिए कि इन भूस्वामियों ने अपने पट्टेदारी से जमीन वापस ले ली, क्योंकि अब सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था और इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। और इसके अतिरिक्त पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषि उपकरण जैसे टीलर, ट्रैक्टर, उसके बाद थ्रेसर और हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को भी बेदखल कर दिया जो उन कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। और इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन की गति की ओर बढ़ा दिया। और हरित क्रांति की अंतिम परिणति विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी हो गए और तथा कई निर्धन पूर्वतः ही रह गए तथा अधिक गरीब हो गए। और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। उसके अतिरिक्त कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव, खदान के स्थान पर नगद भुगतान ने अधिकतर ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक दशा खराब हो गई। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1980 के दशक से शुरू हुआ, जिसमें सूखा तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने हरित क्रांति की खेती के तरीकों का पालन करना शुरू किया। इन क्षेत्रों में सूखी कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया तथा साथ ही फसल के प्रतिमानों एवं प्रकारों में भी परिवर्तन आया। बढ़ते व्यापारीकरण तथा बाजार पर निर्भरता ने इस क्षेत्र में, उदाहरण के लिए जहां कपास की खेती को प्रोत्साहित किया गया, जीवन व्यापार की असुरक्षा को घटाने की बजाय बढ़ाया ही है। और क्योंकि किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, अब उनकी आमदनी के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। और बाजारोन्मुखी कृषि में विशेषतः जब एक ही फसल उगाई जाती है तो कीमतों में कमी अथवा खराब फसल में से किसानों की आर्थिक बर्बादी हो सकती है। और हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने बहुफसली कृषि व्यवस्था, जिसमें वे जोखिम को बांट सकते थे, और वे स्थान पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया, जिसका अर्थ यह था कि फसल नष्ट होने पर उनके पास निर्भरता हेतु कुछ भी नहीं है। और हरित क्रांति की रणनीति की एक नकारात्मक परिणति क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि थी। वे क्षेत्र जहां यह तकनीकी परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र पूर्ववत रहे। उदाहरण के लिए हरित क्रांति को देश के पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी भागों तथा पंजाब से हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक लागू किया गया। और 1999 में यह वे क्षेत्र है जहां सामंतवादी कृषि संरचना आज भी स्थापित है।
जिसमें भूधारक जातियों तथा भूस्वामियों, निम्न जातियों, भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे किसानों पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए है। जाति तथा वर्ग की छिन्न असमानताओं तथा शोषणकारी मजदूर संबंधों ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हिंसा, जिसमें अंतरजातीय हिंसा सम्मिलित थी, उसको हाल ही के वर्षों में बढ़ा दिया। और अक्सर यह सोचा जाता है कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देने से भारतीय कृषकों की दशा में सुधार होगा। और हमें यह याद रखना है कि भारतीय कृषक सदियों से हरित क्रांति के प्रारंभ से कहीं पहले से कृषि कार्य करते आ रहे हैं और इन्हें कृषि भूमि तथा उनमें बोई जाने वाली फसलों के बारे में बहुत सघन तथा विस्तृत पारंपरिक जानकारी है। ऐसी बहुत सी जानकारियां, जैसे बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्में जिन्हें किसानों ने सदियों में उन्नत किया था, लुप्त होती जा रही है, क्योंकि संकर तथा जैविक सुधार वाले बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले तथा वैज्ञानिक बीजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी गुप्त 1988 उसके बाद वास्तविक 1999 तक के। और पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आंदोलन अब कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा अधिक स्वाभाविक बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। और बहुत से ग्रामीण लोग सेम विश्वास करते हैं कि संकर किस्म पारंपरिक किस्मों से कम स्वस्थ होती है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन के बारे में। स्वतंत्रोत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतर हुए, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। ये बदलाव थे जैसे गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी और भुगतान के समान, जैसे अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। उसके बाद पारंपरिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूर, जिन्हें बधुआ मजदूर भी कहते थे, के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना। उसके बाद मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। भूस्वामी जो अधिक प्रबल जाति के होते थे, तो भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों जो निम्न जाति के हैं, तो भूस्वामी और कृषि मजदूरों मध्य संबंधों की प्रकृति के परिवर्तन का वर्णन समाजशास्त्री जन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया था। ये ब्रेमन के 1974 में कहा था। और ऐसे परिवर्तन उन तमाम क्षेत्रों में हुए जहां कृषि के व्यापारिक अधिक हुआ, व्यापारीकरण अधिक हुआ, अर्थात जहां फसलों का उत्पादन मूल रूप से बाजार में बिक्री की ओर किया गया। मजदूर संबंधों का यह बदलाव कुछ विद्वानों तथा पूंजीवादी कृषि की ओर एक बदलाव के रूप में देखा जाता है। और क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था उत्पादन के साधन तथा मजदूरों के पृथकीकरण तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के प्रयोग पर आधारित होता है। सामान्यतः यह सच है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे हैं। कृषि के लिए व्यापारीकरण के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र भी विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। और इस प्रक्रिया से मुद्रा का गांवों की तरफ बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों और रोजगार में विस्तार हुआ। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की यह प्रक्रिया वास्तव में औपनिवेशिक काल से प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भूमियों के बड़े टुकड़े कपास की कृषि के लिए दिए गए थे और तथा कपास की खेती करने वाले किसान सीधे विश्व बाजार से जुड़ गए। और हालांकि इसकी गति तथा विस्तार में स्वतंत्रता के बाद से तेज परिवर्तन हुआ। लेकिन क्योंकि सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धति को प्रोत्साहित किया था तथा उन रणनीतियों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया। और राज्य सरकार ने ग्रामीण अधिसंरचना जैसे सिंचाई सुविधा, सड़कें, बिजली तथा कृषि संबंधी ग्रामीण अधिसंरचना में निवेश किया। सरकारी समितियों द्वारा उधार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई और नियमित रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बिना किसी अवरोध के बिजली सप्लाई भी ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक है। इसे यंत्रपरक आवश्यकता भी कहा जाता है। भारत सरकार की हाल ही में प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना इस दिशा के एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास के इन प्रयासों का समग्र परिणाम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि में रूपांतरण था, बल्कि कृषक संरचना तथा ग्रामीण समाज में भी रूपांतरण था।
उसके बाद 1960 के दशक से कृषि विकास द्वारा ग्रामीण सामाजिक संरचना को बदलने वाला एक तरीका, नई तकनीकी अपनाने वाले माध्यम तथा बड़े किसानों की समृद्धि थी, जिसकी चर्चा पूर्व भारत में की गई है। उसके बाद अनेक कृषि संपन्न क्षेत्रों जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात में प्रबल जातियों के संपन्न किसान ने कृषि से होने वाले लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारियों ने निवेश करना प्रारंभ किया। विविधता की इस प्रक्रिया ने नए उद्यमी समूहों का उदय हुआ, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से इन विकासशील क्षेत्रों के बढ़ते कस्बे की ओर पलायन किया, और जिसने नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय हुआ, जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गया। और वर्ग संरचना के इस परिवर्तन के साथ ही ग्रामीण तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार, विशेषतर निजी व्यावसायिक विश्वविद्यालय की स्थापना से नव ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करना संभव हुआ, जिनमें से बहुतों ने व्यावसायिक अथवा श्वेत वस्त्र व्यवसाय अपनाए अथवा व्यापार प्रारंभ कर नगरीय मध्य वर्गों के विस्तार में योगदान भी दिया। और इस प्रकार त्वरित कृषि विकास वाले क्षेत्रों में पुराने भूमि अथवा कृषि समूह का समेकन हुआ, और जिन्होंने स्वयं को एक गतिमान उद्यमी ग्रामीण नगरीय प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन कर लिया। लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रभावशाली भू सुधारों की अभाव और राजनीतिक गतिशीलता का पुनर्वितरण के साधनों के कारण यहाँ तुलनात्मक रूप से कृषि संरचना तथा अधिकांश लोगों की जीवन दशाओं में थोड़ी बदलाव हुए हैं। और इसके विपरीत केरल जैसे राज्य विकास की एक भिन्न प्रक्रिया से गुजरे, जिसकी राजनीतिक गतिशीलता, पुनर्वितरण के साधन तथा बाह्य अर्थव्यवस्था ने मूल रूप से खाड़ी के देश से जुड़ाव ने ग्रामीण परिवेश में भरपूर बदलाव किया। और केरल में ग्रामीण क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान होने के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, और जिन्हें कुछ कृषि कार्य खुदरा के विक्रय तथा सेवाओं के एक विस्तृत संजाल के साथ जुड़ा हुआ है, और जहां एक बड़ी संख्या में परिवार विदेश से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर होते हैं। उसके बाद मजदूरों का संचार देखें, यानी सर्कुलेशन के बारे में देखें तो देखते हैं मजदूरों का संचार के बारे में। तो प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों अथवा पहरेदारी तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारस्परिक संबंध टूटने के तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा, जिसमें हजारों मजदूर अपने गांवों से अधिक संपन्न क्षेत्रों जहां मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी थी उसकी तरफ संचार करते हैं। और 1990 के दशक के मध्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असमानताएं, जिन्होंने अनेक गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों को सम्मिलित करने का बाध्य किया, और उससे भी मजदूर पलायन करते हैं। जीवन व्यापार की रणनीति के तौर पर पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में अप्रवास कर जाते हैं, और जबकि स्त्रियां तथा बच्चों को अक्सर गाँव में बुजुर्ग माता पिता के साथ ही छोड़ दिए जाते हैं। अप्रवास करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में से आते हैं, तथा वे इस वर्ष में कुछ हिस्सों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के खेतों में तथा उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्टों में और नई दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों में भवन निर्माण कार्य में काम करने के लिए आते हैं। और उसके बाद प्रवास करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमर ने घुमक्कर मजदूर कहा है, यानी फुटलूट लेबर कहा है। और जबकि परंतु इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत ब्रेमर का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। और यहाँ यह बात ध्यान में देने योग्य है कि धनी किसान अक्सर फसल काटने तथा इसी प्रकार के अन्य गहन कृषि क्रियाओं के लिए करने वाले मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है,
तथा उन्हें कम मजदूरी भी दिया जा सकता है। इस प्राथमिकता ने कृषि कुछ क्षेत्रों में अन्य विशिष्ट प्रतिमान पैदा किए हैं, जहां स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गांव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में प्रवासन करने वाले मजदूर स्थानीय खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और यह प्रतिमान विशेषतः गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रवासन तथा काम की सुरक्षा के अभाव से इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं खराब हो जाती है। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संरचना ने ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। अब उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांवों के बाहर काम करने में बिता देते हैं और कृषि मूल रूप से एक महिलाओं का कार्य बन जा गया है और महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही है, जैसे कि कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है और महिलाओं में असुरक्षा अधिक है, क्योंकि वे सामान्य कार्य के लिए पुरुषों से कम मजदूरी पाती है। और अभी हाल ही तक सरकारी आंकड़ों में कमाने वाले तथा मजदूरों के रूप में महिलाएं मुश्किल से नजर आती है, और जबकि महिलाएं भूमि पर भूमिहीन मजदूर तथा कृषक के रूप में श्रम करती है। मौजूदा पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था तथा अन्य सांस्कृतिक व्यवहार जिनसे पुरुषों की अधिकारों का हित होता है, आमतौर पर महिलाओं को भूमि में के स्वामित्व से पृथक रखता है। उसके बाद भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज के बारे में देखिए। उदारीकरण की नीति जिसका अनुसरण भारत 1980 के दशक के उत्तरार्ध से कर रहा है, उसका कृषि तथा ग्रामीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और इस नीति के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी होती है। उसका उद्देश्य अधिक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था है, जिसमें भारतीय बाजारों को आयात हेतु खोलने की आवश्यकता है। दशकों तक सरकारी सहयोग और संरक्षित बाजारों के बाद भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए हम सभी ने आयातीय फलों तथा अन्य खाद्य सामग्री को अपने स्थानीय बाजारों में देखते हैं। ये वे वस्तुएं हैं जो कुछ वर्ष पूर्व तक आयात प्रतिस्थान नीतियों के कारण उपलब्ध नहीं थी। और हाल ही में भारत ने गेहूं के आयात पर भी फैसला किया कि जो विवादास्पद फैसला था, जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की पूर्व नीति को उलट दिया। और साथ ही जो स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका के खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता की कटु स्मृति कराता है। ये कृषि के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अथवा कृषि को विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मिलित किए जाने के संकेत है। वह प्रक्रिया जिसका किसानों और ग्रामीण समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा है। और उसके बाद उदाहरण स्वरूप पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्रों में किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि पेप्सी, कोक वाले कंपनियों से कुछ निश्चित फसलें जैसे टमाटर और आलू उगाने की संविदा की गई और उन्हें ये कंपनियां उनसे प्रसंस्करण अथवा निर्यात हेतु खरीद लेती है। ऐसी संविदा खेती पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती है, बीज तथा अन्य वस्तु निवेश के रूप में उपलब्ध करवाती है। साथ ही जानकारी तथा अक्सर कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज के कार्य का आश्वासन देती है। अब संविदा खेती कुछ विशिष्ट मदों जैसे कि फूल है यानी कट फ्लावर और अंगूर, उसके बाद अंजीर तथा अनार जैसे फल और कपास तथा तिलहन के लिए आजकल बहुत सामान्य है। और जहां संविदा खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं यह किसानों के लिए अधिक असुरक्षा भी है, क्योंकि वे अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। अब उसके बाद निर्यातोन्मुखी उत्पादन जैसे फूल और खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ यह भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती का समाज शास्त्रीय महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया में अलग कर देती है तथा उनके अपने देशीय कृषि विज्ञान को निरर्थक बना देती है। और इसके अतिरिक्त
संविदा खेती मूल्य रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा चूंकि यह अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह बहुधा पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य तथा अधिक प्रचलित पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज, कीटनाशक तथा खाद के विक्रेता के रूप में प्रवेश है। पिछले दशक के आसपास से सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रमों में पूंजी की है तथा कृषि विस्तार एजेंटों का स्थान गांव में बीज, खाद तथा कीटनाशक कंपनियों के एजेंटों ने ले लिया है और ये एजेंटें अक्सर किसानों के लिए नए बीजों तथा कृषि कार्य हेतु जानकारी का एकमात्र स्रोत होते हैं और निर्देशता और उसके बाद निसंदेह वे अपने उत्पादन बेचने के इच्छुक होते हैं और इससे किसानों की महंगी खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ती है और जिससे उनका लाभ कम हुआ है और बहुत से किसान ऋणी हो गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हो गया है। और हाल ही में ऐसा उदाहरण करने का अर्थ यह था कि जैसे कई प्रकार के जोखिम उठाना और कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों से निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं और ऋणग्रस्तता एवं कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाले प्राकृतिक एवं सामाजिक संकट किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारक हैं और अनेक आकस्मिक संकट प्रकृति में आए उतार चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं ग्राम्य उदय से भारत उदय अभियान और साथ ही नेशनल अर्बन मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड आदि वे कार्यक्रम है जिन्हें भारत सरकार संचालित करती है और इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मांग खोले हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। जैसे बॉक्स में एक है किसानों का आत्महत्या की कहानी के बारे में दिया गया है। देश के विभिन्न भागों में जैसे 1997-98 में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक एवं कृषि नीतियों में परिवर्तन से होने वाली कृषि समस्याएं से है और इनमें शामिल है भूस्वामित्व के प्रतिमान में परिवर्तन, फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन, विशेषतः नकदी फसल की ओर झुकाव के कारण और उदारीकरण की नीतियां जिन्होंने भारतीय कृषि को भूमंडलीय शक्तियों के सम्मुख कर दिया और उच्च लागत वाले निवेशों पर अत्यधिक निर्भरता और राज्य का कृषि विस्तार गतिविधियों से बाहर होने तथा बहुराष्ट्रीय बीज तथा खाद्य कंपनियों द्वारा उनका स्थान लेना और कृषि के लिए राज्य सहयोग में कमी और तथा कृषि कार्यों का व्यक्तिकरण और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 तथा 2006 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में 8,900 किसानों ने आत्महत्याएं की थी।